टूटे एरोप्लेन पर बसा गरीब बहू का ठंडा ससुराल। सन 1999 में एक खबर छपी कि कड़कड़ाती बिजली और तेज बारिश के बीच आसमान में सैकड़ों यात्रियों से भरा हवाई जहाज उड़ रहा होता है। तभी बिजली हवाई जहाज के इंजन पर आ गिरती है और हवाई जहाज अपना आपा खोकर एक बड़े हादसे का शिकार हो जाता है। हादसा इतना भयंकर होता है कि उसमें बैठे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई के तो शरीर के अवशेष तक नहीं मिलते। महीनों जांच पड़ताल चलती है, लेकिन आज 2026 आने के बाद भी रहस्य पर से पर्दा नहीं उठता है और गांव के लोग उस जंगल को भूतिया जंगल मानने लगते हैं। अरे शाम हो गई है भैया, सब जल्दी जल्दी अपने घर चलो, कोई भी उस जंगल के आसपास मत जाना। अरे हमें क्या किसी ने सींग मार दी है जो हम उस रहस्यमयी डरावने भूतिया जंगल में जाएंगे? वही तो, आज भी उस जंगल से डरावनी आवाज आती है, कभी बच्चों के रोने की तो कभी किसी माँ के पुकारने की। समझ ही नहीं आता कि आखिरकार वो प्लेन क्रैश हुआ क्यों था। इस रहस्य का पता तो पुलिस भी नहीं लगा पाई। हम तो फिर भी आम नागरिक हैं। अब जल्दी चलो वरना कहीं रास्ते में फंस ना जाएं। रमेश की बात सुनकर सभी अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और इसी तरह का खौफ सिर्फ गांव के कुछ लोगों में नहीं बल्कि हर घर में फैला हुआ है। वहीं जंगल के कुछ ही दूर पर एक छोटे से घर में रह रही आर्या, जो अपने पूरे परिवार के साथ एक कमरे में टूटी छत, जंग लगी खिड़कियां और गर्माहट से भरे घर में रहती है। मम्मी जी, इस घर में रहने की वजह से दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इतना बड़ा परिवार और इतना सा घर, ऊपर से गर्मी भी अपने अंतिम चरण पर है। बहू, अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? आखिरकार अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता होता तो हम इस घर में क्यों ही रहते। मीरा की बात सुनकर खाना बना रही आर्या अपने पल्लू से अपना पसीना पोंछती है। तभी न्यूज़पेपर पढ़ रहे कबीर और विक्रम कहते हैं, आर्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना, इस वक्त मजदूरी से घर नहीं चलता। जैसे तैसे तो खाने पीने का ही बंदोबस्त हो पा रहा है। न जाने इस छोटे से घर से कब तक छुटकारा मिल पाएगा। बहू तू परेशान मत हो, जल्दी भगवान हमारी सुनेंगे और इस कमरे के टूटे घर से हमें छुटकारा जरूर मिलेगा। सभी की बातें सुनकर आर्या को थोड़ी सहानुभूति मिलती है और वो दोबारा चूल्हे के धुएं में काम करना शुरू कर देती है। इसी तरह फिर रात को, अरे मेरी कमर। क्या हुआ मीरा, तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, बस जमीन पर सोने की वजह से कमर ने जवाब दे दिया है। तुम्हें तो पता ही है, कभी धूप तो कभी बारिश, नींद तो पूरी होती नहीं है, लेकिन कमर की समस्या जरूर लग जाती है। अगर ऐसी बात है तो दीजिए मम्मी जी, मैं अभी आपका मलहम लगा देती हूँ, आपको थोड़ी आराम मिलेगी। अगर मलहम होता तो मैं खुद ना लगा लेती। मलहम खत्म हो गया है और एक मलहम 200 रुपयों का मिलता है, कहाँ से आएंगे इतने पैसे। मीरा के ये कहते ही सभी चुप हो जाते हैं और बगल में बैठा कबीर का चेहरा परेशानी से भर जाता है। आखिरकार मैं कैसा बेटा हूँ जो अपनी पत्नी माँ बाप की जरूरत को भी पूरा नहीं कर सकता। दवाइयाँ जैसी अहम चीज भी मैं उन्हें लाकर नहीं दे सकता। मजदूरी भी नहीं मिल रही, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कबीर के चेहरे की परेशानी देखकर आर्या सोचने लगती है, काश हमारे पास ऐसी कोई जमीन होती जहाँ हम अपना छोटा सा घर बनाकर रह पाते, खेती करते, सब्जियां उगाते और आराम से जिंदगी बिताते। हे भगवान, कुछ तो ऐसा करो जिससे मेरे ससुराल की ये गर्मी और परेशानी दूर हो जाए। कोई सा भी रास्ता, एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण। आर्या ये सोचते सोचते भगवान से उम्मीद लगाकर सो जाती है और फिर अगले दिन सुबह सुबह जब नाश्ता बनाने के लिए राशन के खाली डिब्बे खोलती है। हे भगवान, इतने दिनों से सूखे चावल खा रहे थे, अब तो चावल भी खत्म हो गया है, क्या करेंगे अब हम? आर्या मैं आते वक्त मालिक से पैसे लेकर चावल लाने की कोशिश करूंगा। मुझे माफ कर देना यार, मेरी वजह से तुम सबको भूखा रहना पड़ेगा। नहीं जी, इसमें आपकी क्या गलती है? आप तो अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं ना। फल देना तो भगवान का काम है और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो किसी की मेहनत बर्बाद नहीं जाने देते। आर्या और कबीर दोनों की आंखें नम हो जाती हैं और कबीर काम पर निकल जाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और घर की छत से पानी टपकने लगता है। अरे बहू, ये देख, बारिश दोबारा शुरू हो गई और हमारा घर इस बारिश में डूबने भी लगा है। अब जल्दी बाल्टी लगा दे। हाँ बहू, हर जगह बाल्टी बाल्टी लगा दो, वरना घर को तालाब बनने में देर नहीं लगेगी। जी पापा जी, मम्मी जी, मैं अभी जहाँ जहाँ से पानी टपक रहा है वहाँ वहाँ बाल्टी लगाती हूँ। इतना कहकर आर्या तुरंत जहाँ से पानी टपक रहा होता है वहाँ बाल्टी और छोटे बर्तन लगा देती है। एक तरफ घर का तालाब बन रहा होता है तो वहीं दूसरी तरफ बारिश में भीगता हुआ कबीर
ईंटें उठाकर मजदूरी कर रहा होता है। इतनी तेज बारिश हो रही है, फिर भी गर्मी जैसे बढ़ती ही जा रही हो। क्या भला धूप में भी बारिश होती है? मैं काम करने से पीछे भी नहीं हट सकता। अगर आज काम नहीं किया तो घर में खाना भी नहीं बनेगा, फिर सभी को भूखा सोना पड़ेगा। तेज धूप होने के बावजूद बारिश हो रही होती है, जिसमें कबीर भीगते हुए अपने परिवार के लिए काम जारी रखता है और पीछे नहीं हटता है। इसी तरह गर्मी और गरीबी से परेशान आर्या अपने ससुराल को संभाल रही होती है। फिर एक दिन अचानक भरी गर्मी में लाइन चली जाती है और पूरा परिवार घर के बाहर चौकी पर बैठा होता है, जहां आर्या सब्जी काट रही होती है। बिजली का तो कोई भरोसा नहीं है, मेहमान की तरह आती है और कब चली जाती है पता भी नहीं चलता। गर्मी में हमारी हालत सूखे पापड़ जैसी हो जाती है। आर्या की बात सुन बगल में बैठी सूरज की रोशनी में ऊन बीन रही मीरा और साथ ही विक्रम कहते हैं, इस गर्मी से तो हालत खराब हो गई है। सर से पसीना टपके जा रहा है और बिजली का कोई अता पता नहीं। अब जितना हम लोग गर्मी गर्मी करेंगे उतनी ज्यादा गर्मी लगेगी। इससे अच्छा है सब अपने अपने काम में लगे रहो। सभी बातें कर रहे होते हैं कि तभी कबीर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहता है, 1999 ईस्वी में हुए बड़े प्लेन क्रैश के रहस्य पर पड़ा बड़ा पर्दा आखिरकार कब हटेगा? कौन था उस प्लेन क्रैश के पीछे का जिम्मेदार? क्या है पूरी खबर? कब लगाएगी पुलिस इस बात की जानकारी का पता? प्लेन क्रैश? लेकिन कैसा प्लेन क्रैश और क्यों हुआ था ये प्लेन क्रैश? हाँ पापा, उस वक्त तो आप थे, तो आपको पता होगा। हाँ पता है, दरअसल ये घटना कोई आम घटना नहीं है बेटा, अब तक की सबसे बड़ी और भयानक घटना थी। आज भी वो प्लेन हमारे बगल वाले जंगल में खड़ा है और उसकी सच्चाई भी जैसे मानो उसमें बैठे पैसेंजर के साथ ही दफन हो गई हो या फिर एक बड़े रहस्य की तरह छुपी हो। हाँ, और पता है आज भी पूरा गांव वहाँ जाने से कतराता है और रात को कभी बच्चे के रोने तो कभी किसी माँ के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। वो जंगल अब पहले की तरह चहल पहल से नहीं बल्कि खामोशी, खौफनाक स्थिति और डर से भरा हुआ है। फिर तो हमें कभी भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। वैसे वो जंगल कितना ज्यादा बड़ा है ना, अगर वहाँ ये दुर्घटना ना हुई होती तो शायद वो जंगल अब किसी गरीब का सहारा होता। सभी की बातें सुनते ही आर्या की आंखें चमक उठती हैं और वो कुछ सोचते हुए कहती है, मम्मी जी, पापा जी, हम लोग वहाँ जाकर देखते हैं। आखिरकार वो जगह सिर्फ यूं ही खौफनाक बनी हुई है या सच में उसके पीछे कोई रहस्य है? बहू, ये तो क्या कह रही है? वहाँ जाना किसी मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है। मम्मी जी, हम लोग एक बार वहाँ जाकर देख तो सकते हैं ना। आखिरकार हम 4 लोग एक साथ काफी हैं उस रहस्य का पता लगाने के लिए। और फिर क्या पता वो जंगल और वो प्लेन हमारी जिंदगी का सहारा बन जाए। सोचिए वो कितना मजबूत है जो इतने सालों तक अभी भी वहीं खड़ा है, इतने बड़े हादसे के बावजूद। आर्या की बात सुनकर सभी अगले दिन वहाँ जाने के लिए हामी भर देते हैं और फिर अगले दिन पूरा परिवार उस जंगल में पहुँचता है, जहाँ का माहौल डरावना और एक अलग सी शांति होती है। और उन्हें सबके बीच खराब पड़ा बड़ा प्लेन दिखता है, जिस पर कुछ दरारें और खिड़कियों पर थोड़ी जंग लगी होती है। इतना बड़ा विमान? विमान तो बड़ा है लेकिन खौफनाक भी। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। दिन में ये जगह इतनी खौफनाक है, न जाने रात को क्या होता होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये घबराहट मुझे यहाँ एक पल और नहीं रुकने देंगी। आज से ये विमान ही मेरा ससुराल होगा। आज से ये हमारा नया घर है जहाँ हम आराम से रहेंगे। ये सुनते ही सभी के चेहरे खामोशी से भर जाते हैं और कान के पर्दे खड़े हो जाते हैं। बहू, यहाँ मुझसे 2 पल और नहीं रहा जाएगा और तू पूरी जिंदगी बिताने की बात कर रही है। बहू, ये जगह सेफ नहीं है। विमान बड़ा तो जरूर है लेकिन रहने लायक नहीं है। हालत देखी है तुमने यहाँ की? आर्या, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम तो सिर्फ इस जगह को देखने आए थे ना। अब चलो जल्दी। नहीं, आप सब बस एक बार सोचिए तो। इस सुनसान जंगल में जहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तो फिर ये तो हमारे छोटे से एक कमरे के टूटे घर से अच्छा ही है। बहू, हम उस एक कमरे के टूटे घर में हजारों परेशानियां झेल कर रह सकते हैं, लेकिन यहाँ इस खौफनाक जंगल के बीचों बीच जिस प्लेन में सैकड़ों लोगों की जान गई हो, उसमें नहीं। देखिए, जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता और फिर डर कर कभी जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। डर के आगे ही जीत है। एक बार सोचिए, इतने बड़े जंगल में इतने बड़े प्लेन में हम आराम से रहेंगे। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडी हवा और शांति भी है। और फिर अगर हम सब यहाँ रहेंगे तो यहाँ का माहौल भी ठीक हो जाएगा।
ये सब कुछ मैं आप लोगों के बिना नहीं कर सकती। इस वजह से मुझे आपका साथ चाहिए। क्या पता बरसों पुराने रहस्य का भी पता चल जाए। आर्या सभी को प्यार से समझाती है और जंगल के बीचों बीच प्लेन में रहने के लिए मनाती है और विमान के एक भाग की सफाई करनी शुरू करती है। शाम तक एक छोटी सी जगह रहने लायक तैयार हो जाती है। बहू, एक बार दोबारा सोच लो, ये हिम्मत पागलपन में ना बदल जाए। मम्मी जी, डर के आगे ही जीत है। और वैसे भी ये जगह कोई भूतों की नहीं बल्कि लोगों की गलतफहमी की वजह से बदनाम है। अब अगर हम यहाँ आ ही गए तो हमें सो जाना चाहिए। इस समय बात करके कोई फायदा नहीं। कबीर की बात सुन आर्या जमीन पर बिस्तर लगाती है। पूरा परिवार जैसे ही लेटता है तभी विमान के बाहर से खटखट की आवाज आने लगती है और मीरा तुरंत बैठती है। ये खटखट की आवाज कैसी? इस जंगल में तो हमारे सिवा और कोई नहीं रहता। मम्मी जी, क्या पता हवा से कोई टहनी टूटकर इस विमान पर गिर गई हो और ये आवाज उसी की हो। आप इस तरह घबराइए मत। आर्या पूरे परिवार को समझाती है कि तभी विमान में एक धम सी आवाज आती है। शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। गांव के लोग यहाँ आना भी नहीं चाहते तो हम यहाँ रह कैसे सकते हैं? और फिर बहू, तू भी देख यहाँ कितनी डरावनी आवाजें आ रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं मम्मी जी, चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देखिएगा, एक दिन इस जगह को मैं लग्जरी बना दूंगी। लेकिन बहू, ये मेरा आखिरी फैसला है और इसमें मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। आर्या की बात सुन सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन उस रात किसी की भी आंखों में नींद नहीं बल्कि डर होता है। फिर अगली सुबह होते ही आर्या विमान को रहने लायक बनाने लग जाती है। आर्या, तुम्हारे कहने पर ही सही, लेकिन हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो इस जगह को ठीक करने में हमें भी तुम्हारा साथ देना चाहिए। हाँ बहू, बता क्या कर सकते हैं इस खौफनाक जगह को अच्छा बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें इस विमान के आसपास फैली टहनियों को, जो रात को डर पैदा करती है, उन्हें काटना होगा और इस जगह को साफ करके यहाँ छोटे छोटे पौधे लगाने होंगे जिससे सकारात्मक शक्ति यहाँ आए और ठंडी हवाएं भी। मैं पहले लकड़ी काटने का काम ही किया करता था। मैं टहनियाँ आसानी से काट सकता हूँ और इस जंगल से ही मेरा आना जाना है। इस वजह से मैं पौधे लगाने के लिए नदी से पानी ला सकता हूँ। बहू, मैं पौधे लगाने में तेरी मदद कर दूंगी। मुझे मिट्टी की अच्छी पहचान है। ठीक है, तो अब तय रहा। हम चारों मिलकर इस विमान को अपना घर बनाएंगे और इस खौफनाक जगह को रहने लायक बनाएंगे। आर्या का हौसला देख सभी को हिम्मत मिलती है और सभी तुरंत काम शुरू कर देते हैं। विक्रम टहनियों को काटने लगता है। आर्या और मीरा मिलकर पौधे लगा रही होती हैं तो वहीं कबीर दूर नदी से पानी लेकर आता है। कड़ी धूप होने की वजह से सभी के चेहरे से पसीना टपक रहा होता है। इस धूप में काम करने की वजह से शरीर के रोए तक जल गए हैं। ये कुल्हाड़ी से टहनियाँ काटते काटते तो मेरे हाथों में छाले पड़ गए हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है। अगर मैं अच्छे पैसे कमाता और आप सबको एक अच्छे घर में खुश रख पाता तो शायद हमें ये दिन देखने ही ना पड़ते। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू तो मेहनत कर ही रहा है और देखना, एक दिन तेरी मेहनत का फल भी तुझे जरूर मिलेगा। हाँ, और वैसे भी हम अभी थोड़ी मेहनत करके परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन जब इस मेहनत का हमें फल मिलेगा तब हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं तो यही सोचकर खुश हूँ। बहु, सच में तू परेशानी में भी खुशियाँ ढूंढ लेती है। शायद यही वजह है तेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। मीरा की बातें सुन सभी हंस पड़ते हैं और लगातार काम करने लगते हैं। 2-3 दिन बीतते हैं और धीरे धीरे वो खौफनाक जगह रहन सहन के लिए तैयार हो जाती है। टहनियाँ काट दी जाती हैं, जगह साफ हो जाती है और विमान के पंखों पर छोटे छोटे पौधे लगा दिए जाते हैं। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, ये जगह खौफनाक नहीं, बस लोगों ने अफवाह फैला रखी है। थोड़ी सी साफ सफाई से ये जगह कितनी अच्छी हो गई। हाँ वो तो है, लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि इतने बड़े विमान पर अब पौधे उगेंगे। हाँ मम्मी जी, ये आज तक की सबसे बढ़िया खेती होगी विमान पर पौधे उगाने की। वैसे अब मजाक से हटकर सोचने वाली बात ये है कि रहने के लिए तो हम यहाँ रह लेंगे, लेकिन बिजली के बिना गुजारा कैसे होगा? मम्मी जी, घर में हमें बिजली की वजह से लगती है और अगर इस विमान को हम मिट्टी से लीप दे, साथ ही छत से ऊपर की तरफ घर बना दे तो गर्मी नहीं बल्कि ठंडी मिलेगी। बहू, मैं समझ गई। तो प्लेन के ऊपर लकड़ियों का ढांचा तैयार करने की बात कह रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। मम्मी जी, जरूरी नहीं कि जिंदगी में हर चीज आसान हो। काफी बार हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बस अपनों का साथ और हिम्मत की जरूरत होती है। इतना कहकर आर्या कबीर से लकड़ियां मंगवाती है और विमान के ऊपर एक ढांचा तैयार करती है। वहीं मीरा विक्रम के साथ मिलकर पूरे विमान और खिड़कियों को ढकना शुरू करती है।
विमान बड़ा होने की वजह से इस काम को करने में पूरे 2 दिन लग जाते हैं और फिर तीसरे दिन विमान एक सुंदर रूप धारण कर चुका होता है। फाइनली अब इस विमान में रहने के लिए हमें और किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ बहू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन तुम इस विमान के अंदर रसोई कैसे करोगी? अभी तक हमने सिर्फ रहने का बंदोबस्त किया है और रसोई में विमान के बाहर जंगल में रह रही हूँ, लेकिन कल तक मैं रसोई के लिए भी एक कंपार्टमेंट साफ कर लूंगी और फिर आराम से वही रसोई करूंगी। बहू, तुझे इतना सब कुछ कैसे आता है? मम्मी जी गरीबी और जरूरत सब कुछ सिखा देती है। धीरे धीरे सभी के मन का डर बाहर निकलने लगता है और सभी के साथ और मेहनत की वजह से विमान में एक छोटी सी रसोई, 2 कमरे और एक सभी के बैठने योग्य हॉल बनकर तैयार हो जाता है। वहीं बाहर उगाए गए पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। फिर एक दिन जब आर्या पौधों में पानी डाल रही होती है, हे आर्या, तुम इन पौधों को लगाने में इतनी मेहनत कर रही हो, क्यों ना तुम इन पौधों के साथ साथ कुछ सब्जियों के बीज भी लगा दो। अरे हाँ, मैंने ठंडक के लिए पौधे तो लगाए, लेकिन मुझे सब्जियों का ख्याल ही नहीं आया। अभी भी देर नहीं हुई है आर्या, हम कुछ सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। मैं कल ही मार्केट से बीज लेकर आऊंगा। ठीक है, तो मैं अभी उन्हें बोने के लिए कुछ जगह साफ करके वहाँ सिंचाई कर देती हूँ ताकि मिट्टी उपजाऊ बन जाए। इतना कहकर आर्या पौधों में पानी डालती है और मिट्टी की सिंचाई शुरू कर देती है। अगले दिन कबीर कुछ सब्जियों के बीज लाता है और आर्या सब्जियों के बीज बो देती है। कुछ दिनों के बाद रंग बिरंगी सब्जियां विमान को आकर्षित बनाना शुरू कर देती हैं और उन सब्जियों को तोड़कर आर्या अब परिवार के लिए खाना बनाना शुरू करती है। लगभग सारी सब्जियां कट गई है, अब बस कुछ सब्जियां और, फिर उन्हें झोंक कर जल्दी से खाना बना लूंगी। आर्या सभी के लिए ताजी ताजी सब्जियों को काटकर बैगन का भरता और भिंडी की सब्जी बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे विमान में फैल जाती है। और जैसे ही आर्या सभी को खाना खिलाती है, वाह बहू, तेरी उगाई सब्जियों से बनाई ये खाना तो सिर्फ पेट नहीं बल्कि दिल तक को सुकून पहुंचा गया। अरे मीरा, तुम्हें तो तारीफ करना भी नहीं आता। बहू मेरी बात सुन, पता है तेरा खाना बिल्कुल अमृत जैसा लग रहा है। अगर सच में अमृत होता तो उसका स्वाद बिल्कुल ऐसा ही होता। आज का खाना खाकर तो पूरा पेट भर गया, अब मुझसे 2 पल और ज्यादा खाया नहीं जाएगा। सच में क्या खाना है, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। मन कर रहा है और खाते ही जाओ, आखिरकार स्वाद इतना ज्यादा है। अगर खाना इतना ही अच्छा बना है तो आप लोग और थोड़ा लीजिए ना। आर्या आज सभी को बड़े प्यार से खाना खिलाती है और थोड़ी देर के बाद खुद भी खाना खाकर सभी के साथ सो जाती है। अगली सुबह की हल्की धूप विमान की पुरानी खिड़कियों से अंदर आ रही होती है। बाहर विमान के पंखों पर लगे पौधे हवा में धीरे धीरे झूल रहे होते हैं। वहीं अंदर आर्या रसोई वाले हिस्से में खड़ी होकर नाश्ता तैयार कर रही होती है। अब ये पुराना विमान किसी डरावनी जगह जैसा नहीं बल्कि एक छोटे लेकिन सुंदर घर जैसा दिखाई देता है। आज सबके लिए गर्मा गर्म पराठे बना देती हूँ। कल से सब लोग लगातार काम कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा खाना खाएंगे तो सबका मन भी खुश हो जाएगा। तभी मीरा हॉल वाले हिस्से से चलकर रसोई में आती है और चारों तरफ नजर घुमाती है। बहू, कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता कि हम सच में विमान के अंदर रह रहे हैं। पहले ये जगह कितनी डरावनी लगती थी और आज देखो बिल्कुल घर जैसी लग रही है। मम्मी जी, घर दीवारों से नहीं बनता, घर तो अपनों से बनता है। जहाँ परिवार साथ हो वही घर बन जाता है। मीरा भावुक होकर आर्या को देखती है। तभी कबीर पानी की बाल्टी रखकर अंदर आता है। आर्या, बाहर जो टमाटर के पौधे लगाए थे ना, उनमें छोटे छोटे टमाटर आने शुरू हो गए। सच में इतनी जल्दी? अरे हाँ, लगता है इस विमान को भी हमारी मेहनत पसंद आने लगी है। कबीर की बात सुन सभी मुस्कुरा उठते हैं। तभी विक्रम भी घर के अंदर आते हैं और हॉल के बीच रखी चौकी पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, पहले नाश्ता तो खिला दो, फिर पौधे भी देख लेंगे और काम भी कर लेंगे। देख बहू, तेरे पापा को बस खाने की पड़ी रहती है। अगर सालों पहले खाने से मन हटकर काम पर लगा लेते तो शायद आज हमें इस एरोप्लेन के अंदर घर बनाकर न रहना पड़ता। बूढ़ा कहीं के। सभी जोर से हंस पड़ते हैं। विमान के अंदर खुशियों की आवाज गूंजने लगती है। एक समय था जब लोग इस जगह को भूतिया कहते थे। आज वहीं परिवार की हंसी, अपनापन और सुकून बस चुका होता है। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और आर्या अपने परिवार को देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठती है। और अब बारी होती है सालों पुराने रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाने की। एक दिन जब आर्या विमान साफ कर रही होती है, तभी उसे एक बंद दरवाजा दिखता है। आज तक तो ये दरवाजा मैंने कभी नहीं देखा। आखिरकार ये दरवाजा कैसा है और क्या है इस दरवाजे के पीछे? कोई नया कंपार्टमेंट या फिर कोई बड़ा रहस्य? ये सोच आर्या तुरंत पूरे परिवार को बुलाती है
और इस बारे में बताती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दरवाजे के पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा हो? हमें ये दरवाजा खोल कर देखना चाहिए। लेकिन इस दरवाजे को खोलना आसान नहीं है। दरवाजे में पूरी तरह से जंग लग गया है। मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे इस प्लेन क्रैश का रहस्य छुपा है। शायद इस दरवाजे को खोलने से सैकड़ों लोगों के साथ हुए अन्याय को हम न्याय में बदल सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, इस दरवाजे को खोल कर रहेंगे। इतना कहकर कबीर विक्रम के साथ मिलकर दरवाजे को धक्का देता है। बड़ी मेहनत के बाद अचानक दरवाजा टूटता है और पूरा परिवार अंदर जाता है, जहां सबसे पहले जमीन पर एक छोटा टेप रिकॉर्डर मिलता है। आर्या उसे तुरंत हाथ में उठाती है। ये टेप रिकॉर्डर कैसा? आखिरकार इसे यहाँ किसने रखा होगा? जरूर इस टेप रिकॉर्डर में कोई बड़ा रहस्य छुपा होगा। बेटा, अगर तुम्हारी बात सही है तो हमें इस टेप रिकॉर्डर के हर एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। लेकिन इतने दिन पुराना टेप रिकॉर्डर हम चालू कैसे करेंगे? मेरे पापा टेप रिकॉर्डर ठीक करते थे। उनकी एक छोटी सी शॉप थी, इसीलिए मुझे भी इस बारे में थोड़ी नॉलेज है। इतना कहकर आर्या टेप रिकॉर्डर को अच्छी तरह से देखती है और टेप रिकॉर्डर के एंटीना को घिसकर उसे ऑन करती है। कुछ देर तक रेडियो से सिर्फ कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो सबके होश उड़ा देता है। अगर किसी को भी ये टेप रिकॉर्डर मिला है तो समझ जाना कि ये प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। कुछ लोग देश के करोड़ों के हीरे और ड्रग्स की हेराफेरी कर रहे थे, जिसे पकड़ने के लिए भारत के हजारों सैनिकों को उनके पीछे लगा दिया गया था। वो पकड़े ना जाएं, इस डर से उन्होंने पायलट से मदद मांगी। जब पायलट ने मदद के लिए इनकार कर दिया तो उन्होंने अपनी जान बचाने और इस प्लेन में बैठे भारत के बड़े बड़े मंत्रियों और लोगों को मारने की साजिश कर इस प्लेन के सिस्टम को हैक कर लिया। ये दुर्घटना करवा दी गई। मतलब कि पेपर में छपी ये खबर सिर्फ एक धोखा थी? असली वजह और असली रहस्य इस टेप रिकॉर्डर के अंदर छुपा है। ये टेप रिकॉर्डर उन सैकड़ों लोगों के प्रियजनों की आवाज है। इसे हमें शहर जाकर कमिश्नर के हेड ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। हाँ, और इस काम में चाहे जितना भी खतरा आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये टेप रिकॉर्डर उस बड़े रहस्य का खुलासा करेगी। बहू, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आज तेरी वजह से ही इतनी बड़ी सच्चाई हमारे सामने आई है और हम इस देश के लिए आज कुछ कर पाएंगे। हाँ बहू, अगर उस दिन तूने हमें यहाँ रहने के लिए मनाया ना होता और हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज भी ये रहस्य ही होता। ये वक्त एक दूसरे को धन्यवाद करने का नहीं बल्कि शहर जाने की तैयारी करने का है। अगर किसी को भी पता चल गया कि हमें इस रहस्य के बारे में पता है तो खतरा बढ़ सकता है। आर्या की बात सुनते ही सभी चुप हो जाते हैं। पूरी रात शहर जाने की प्लानिंग चलती है और अगली ही सुबह पूरा परिवार टेप रिकॉर्डर को छुपाकर सभी की नजरों से बचाकर शहर पहुंचता है और कमिश्नर के हेड ऑफिस में जाकर इस टेप रिकॉर्डर को जमा कराता है और कार्रवाई शुरू हो जाती है। पहले कुछ अधिकारी सुनते हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट तक भेज दिया जाता है। पुराने कागजात और सबूतों के साथ 2 महीने तक कानूनी कार्रवाई चलती है और फिर असली सच्चाई सबके सामने आती है। आज आप लोगों की वजह से देश का वो केस सॉल्व होने वाला है जो 26 सालों से बंद पड़ा था। आप लोगों की वजह से आज पूरे देश को सच्चाई जानने का मौका मिलेगा। क्या मतलब है आपका? कमिश्नर बिना कुछ कहे चुपचाप टीवी ऑन कर देते हैं, जहां देश से लेकर विदेश तक एक ही न्यूज चल रही होती है कि सनसनीखेज खबर। 1999 में हुई बड़ी प्लेन दुर्घटना कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी बड़ी साजिश थी जो आतंकवादियों द्वारा की गई थी। जिस रहस्य का पता बड़े से बड़े पुलिस अधिकारी तक नहीं लगा पाए, उसे एक मामूली से ग्रामीण परिवार ने ढूंढ दिखाया। वो परिवार कोई और नहीं बल्कि विक्रम चौधरी का परिवार है। जी हाँ, उन लोगों ने न सिर्फ इस रहस्य का पता लगाया बल्कि लोगों के मन में पहले से बसे डर को भी दूर किया। खुद उस विमान को अपना घर बनाया और वहां रहकर ये साबित किया कि उस विमान को लेकर फैलाई गई हर एक बात झूठी और फरेबी है। ये न्यूज सुनते ही सभी की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज हम टीवी पर आ रहे हैं। हमारे परिवार का नाम इतना फेमस हो गया है और हम देश की इतनी बड़ी सच्चाई को सभी के सामने लाने में अपना योगदान दे पाए हैं। बहू, ये सब कुछ तेरी वजह से हो पाया है। अगर तूने उस दिन हिम्मत ना दिखाई होती तो शायद आज हम लोग यहाँ तक ना पहुँच पाते। हाँ, और ये रहस्य कभी दुनिया के सामने आता ही नहीं। हमने कुछ खास नहीं किया, बस हिम्मत दिखाकर सही का साथ दिया है जो देश के हर एक नागरिक को करना चाहिए।
आर्या की बात सुन कमिश्नर भी काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और कुछ दिनों के बाद पूरे परिवार को टिकट देकर दिल्ली बुलाया जाता है, जहां बड़े बड़े अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक उपस्थित होते हैं। वेल सर, आपके कहने के मुताबिक मैंने उस परिवार के साथ ही देश की जनता को भी यहाँ बुलाया है। अब आप अपना कार्यक्रम आरंभ कर सकते हैं। आज आप लोगों की वजह से हमारे देश का छिपा एक बड़ा रहस्य आतंकवादियों द्वारा की गई सोची समझी साजिश सामने आ सकी है। इसके लिए हम आपको सम्मानित करना चाहेंगे। आज इस सम्मान समारोह के चीफ गेस्ट हम नहीं बल्कि विक्रम चौधरी का परिवार है, एक ग्रामीण गरीब परिवार जिसने देश के आतंकवादियों के खिलाफ इतने बड़े सबूत को हम तक पहुंचाया और साथ ही बरसों पुराने दबे रहस्य को सामने लाने में मदद की। और इसलिए उनकी सूझबूझ हिम्मत के लिए मुख्यमंत्री और प्रेसिडेंट की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा और कुछ रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा। कमिश्नर के इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है और आर्या आंखों में खुशी के आंसू लिए अपने पूरे परिवार के साथ स्टेज पर पहुंचती है। आज हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा कि हमने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है। विमान में ससुराल बनाते बनाते मैंने एक बड़े रहस्य का खुलासा कर दिया। सच में लगता है ये भगवान की सोची समझी चाल है। बहू, आज लाखों लोगों के सामने हमारा पूरा परिवार गर्व से खड़ा है। इन सब के पीछे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हाँ बहू, अगर आज तुम ना होती और उस दिन तुमने हिम्मत ना दिखाई होती और हमें उस दिन जंगल न ले गई होती तो शायद आज हम यहाँ न खड़े होते। आप लोगों ने सिर्फ जंगल जाकर खुद के लिए घर नहीं बनाया बल्कि इस पूरे देश की जनता को सच्चाई का एक मार्ग दिखाया है। और आज आपके पूरे परिवार की वजह से 26 साल पुराना वो रहस्य सबके सामने आ पाया है। उस प्लेन क्रैश में मरे लोगों को आज इंसाफ मिल पाया है। इतना कहकर मुख्यमंत्री अपने हाथों से आर्या के पूरे परिवार को सम्मानित करते हैं। साथ ही 1 लाख रुपए का पुरस्कार का चेक भी दिया जाता है, जिसे देखते ही पूरे परिवार की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। लेकिन अभी असली पुरस्कार तो बचा होता है। सम्मान समारोह खत्म होने के बाद जब पूरा परिवार वापस घर लौट रहा होता है तब रुक जाइए, अब आप लोग उस विमान में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हम उस विमान में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे उस गांव के सबसे बड़े घर में, जहां आपको हर तरह की सुख सुविधा दी जाएगी और ये ऑर्डर मुख्यमंत्री जी का है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो उन्होंने सम्मान समारोह में हमें क्यों नहीं बताया? देखिए, उन्हें बिना मतलब के फोटो पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने सबके सामने आपको ये घर ना देकर मुझे अकेले में बताया कि मैं आपको उस घर तक पहुंचाऊं। साथ ही मैं ये मेक श्योर करूं कि आप लोग इस घर में ही रहें। हाँ, और उस घर में आपको गर्मी में ठंडक, ठंडी में सुविधा और बारिश में सुकून मिलेगा। आप लोगों की हर तरह की जरूरत का ध्यान रखा जाएगा और आप लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। ये सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और आर्या अपने विमान में बने एक छोटे से ससुराल से सीधा एक बड़े घर में पहुंच जाती है, जहां आंगन, पानी की सुविधा, अच्छा किचन, एक हॉल और कई कमरे होते हैं, जहां पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है। कहाँ हम लोग पहले जमीन पर बैठकर खाना खाया करते थे और आज इतने बड़े डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे हैं। मुझे तो अभी भी सब एक सपने की तरह लग रहा है पापा। कहाँ एक कमरे के टूटे फूटे घर में रहा करते थे और अब तो इस घर का किचन भी हमारे पहले वाले घर से बड़ा है। और ये सब कुछ मेरी बहू की वजह से ही हो पाया है। बहू, सच में अगर तू ना होती तो हम अभी भी उस छोटे से एक कमरे के घर में ही रह रहे होते। तू इस घर की बहू नहीं बल्कि सहारा है। तू ढाल है, इस घर की ढाल। आर्या सभी की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और खुशी के आंसू रो पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ उस जंगल को साफ कर दिया जाता है और उस हादसे वाले प्लेन को अच्छी तरह से सजा दिया जाता है और टूरिस्ट के घूमने लायक जगह बना दी जाती है। साथ ही घटना की पूरी जानकारी भी वहां एक बोर्ड पर लिख दी जाती है, जहां कुछ ही महीनों के बाद दूर दूर से लोग घूमने आने लगते हैं। ये जगह कितनी ज्यादा सुंदर और सुकून भरी है। कुछ सालों पहले मैंने इस जगह के बारे में बहुत खौफनाक बातें सुनी थी और आज यही जगह इतनी ज्यादा अच्छी बन गई है कि कोई भी इसे एक बार देखने के बाद कभी भूल ही नहीं सकता। हाँ, तभी तो हम 50 किलोमीटर दूर से यहाँ दोबारा घूमने आए हैं। यहाँ का रहस्य और इस प्लेन को देखकर ऐसा लगता है कि सालों पहले जितने भी लोग हादसे में मरे थे उनकी आत्मा को शांति मिल गई होगी ये सब देखकर। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा।
वैसे पता है, कई महीनों पहले यहाँ एक बहू इस एयरप्लेन को ठंडा ससुराल बनाकर रहती थी। ये सुनते ही टूरिस्ट हैरान रह जाते हैं और सभी टूरिस्ट की बातें दूर पर खड़े विक्रम और मीरा, साथ ही पूरा परिवार सुन रहा होता है। ये वक्त कितना बलवान होता है ना। जिस जगह बड़े से बड़े लोग आने से कतराते थे, आज वही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। सच में वक्त सब कुछ बदल देता है। इस वक्त ने न सिर्फ हमारी जिंदगी बदली है, बल्कि सैकड़ों परिवारों को न्याय भी दिलाया है। और ये सब कुछ देखकर मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैंने पूरी जिंदगी में सबसे अच्छा फैसला आर्या से शादी करने का लिया था। सच में आर्या, तुम इस पूरी दुनिया की सबसे अच्छी बहू, सबसे अच्छी पत्नी और एक हिम्मती लड़की होने के साथ साथ देश के लिए जागरूक नागरिक भी हो। सभी की बातें सुन आर्या आंखों में चमक लिए आसमान की ओर देख रही होती है और बदलते समय बच्चों की आवाज, चिड़ियों की चहकती आवाज सुनकर मुस्कुरा उठती है। और इस तरह एक बहू एक एरोप्लेन को अपना ससुराल बनाकर अपनी सूझबूझ, हिम्मत और हौसले से एक बड़े घर को और समाज की तारीफ और इज्जत को हासिल करती है।